नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्मार्ट कैरियर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हमारा लेक्चर 8 है। इस जो वंदे भारत सीरीज जो चल रही है, साइंस की जो सीरीज चल रही है स्मार्ट कैरियर कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं जेनेटिक्स। बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जेनेटिक्स को हमने पिछले 2 लेक्चर्स में मतलब कवर अप किया है। उसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन था उसको हमने पिछले 2 लेक्चर्स में कवर किया है। आज हम उसी चैप्टर से, उसी टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे रेलवे एग्जाम्स हो गया या एसएससी हो गए या अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज के इस लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो जो भी हमने पढ़ाया है, जो भी आपने थ्योरेटिकल पोर्शन आपने पढ़ा है, वो उसकी सारी जानकारी, उसकी सारी नॉलेज, इंफॉर्मेशन इन पीवाईक्यू को सॉल्व करने के दौरान हमारे काम में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। चलें, देखें आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स का पहला जो हमारे सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। इसमें हमें कह रहे हैं कि सही कथन की पहचान कीजिए। इसमें हमें सही कथन की पहचान करनी कि हमारे सामने कौन सा कथन सही है। देखें, कह रहे हैं कि X गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं, जबकि Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 22 गुणसूत्र होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि चाहे मेल का X गुणसूत्र वाला युग्मक हो, स्पर्म हो, या Y गुणसूत्र वाला स्पर्म हो, उसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। अगला बी वाला देखते हैं, X गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 22 गुणसूत्र होते हैं। नहीं, ये भी गलत है, तो इसको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। X गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 22 गलत। X गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया? डी हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखें, अगला हमारे सामने क्वेश्चन है, जीन की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। कह रहे हैं कि जीन जो है किसकी गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। तो इसका ऑप्शन देखो क्या है। ऑप्शन हमारे सामने है हार्मोन्स। पहला कौन सा है? हार्मोन्स। हार्मोन्स हो नहीं सकता यहाँ पर। युग्मक क्या करते हैं? युग्मक जीन्स को कैरी करते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन्स को पहुंचाया जाता है युग्मकों के द्वारा, ठीक। और गुणसूत्र, जीन जो है गुणसूत्रों पर जो है स्थित होते हैं। और क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जीन की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी वाला, एंजाइमों के माध्यम से। हमने लेक्चर में कवर अप करते समय ये बताया भी है कि एक आनुवांशिक लक्षण को एक जीन निर्धारित करता है, और वो एक जीन एक विशिष्ट प्रोटीन बनाता है, और जैसी प्रोटीन बनती है वैसा ही आनुवांशिक लक्षण आ जाता है। अच्छा, प्रोटीन या विकर दोनों लगभग एक ही जैसे होते हैं, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं, जो विकर होते हैं, वो प्रोटीनेशियस नेचर के ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अगर प्रोटीन ऑप्शन में होता तो हम प्रोटीन टिक करते। प्रोटीन है नहीं हमारे सामने, जो एंजाइमों के रूप में दे रखा है, तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, एंजाइमों, ठीक। चलिए, अच्छा अगला देखते हैं कि जब मेंडल ने मटर के पौधों में 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। मेंडल ने क्या किया कि मटर के पौधे में 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया, तो उन्हें F2 पीढ़ी में पौधों के लिए क्या फिनोटाइपिक अनुपात मिला। यहाँ पर मेंडल का जो तीसरा नियम है, स्वतंत्र विभजन का नियम, उसका यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो हमसे पूछा जा रहा है। तो उसका फिनोटाइपिक रेशियो हमने बताया था कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो उसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या है? 9:3:3:1। तो इसका राइट आंसर हमारा हो गया ए, ठीक है। तो ये मेंडल का तीसरा नियम है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसका फिनोटाइपिक रेशियो ये होता है, इस बात को ध्यान रखें। अगला है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला पदार्थ कौन सा है? डीएनए। डीएनए जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होता है। डीएनए मतलब गुणसूत्र, क्योंकि जो हमारे गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन के बने होते हैं, और हमें विरासत में अपने जनकों से गुणसूत्र ही प्राप्त होते हैं। आधे गुणसूत्र हमको अपने फादर साइड से मिलते हैं और आधे गुणसूत्र हमें अपनी मदर साइड से मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा,
डीएनए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? ठीक है, ये बात तो हर बच्चे को जो है पता ही लग गई होगी कि ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 1856 से लेके 1864 तक क्या किए, अपने जो है मटर के पौधे पर प्रयोग किए, पाइसम सटाइवम पर, और मेंडलवाद यानी कि मेंडल के 3 नियम या जेनेटिक्स से रिलेटेड 3 नियमों को इन्हें प्रतिपादित किया। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, यहाँ पे हमने अटैच भी कर रखा है, इसको पढ़ सकते हैं। सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में होते हैं। तो हमने बताया था कि जो हमारी सामान्य कोशिकाएं होती हैं उनमें 2n बराबर 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक, लेकिन जब मियोसिस होती है, जिस समय युग्मकों का निर्माण होता है, उस समय कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं, और बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है, यानी कि n मतलब n बराबर 23 होगी। तो हमारी जनन कोशिका जो होगी, जनन कोशिका का मतलब गैमीट्स की बात कर रहे हैं। गैमीट्स का मतलब गैमीट्स 2 प्रकार के होते हैं, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स। जंतुओं में इंक्लूडिंग ह्यूमन, मेल गैमीट्स को स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमीट्स को ओवम या ओवा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 23 गुणसूत्र यानी कि बी। समझ पा रहे होंगे इस बात को। चलें अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखें, जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है, मतलब यहाँ पर जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख किया जा रहा है। कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शा रहा है? मतलब एक यहाँ पे गलत जो है ऑप्शन दे रखा है जीन के संबंध में, उसको हमें पिक करना है, उसको हमें सेलेक्ट करना है। देखें यहाँ पर कह रहे हैं ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। यस, इट इज राइट ऑप्शन। ठीक है, ये ऐसा तो करते हैं। हमने बताया कि एक जीन, एक प्रोटीन, एक आनुवांशिक लक्षण। ठीक, ये डीएनए के खंड है। यस, ये भी बात सही है कि ये डीएनए के खंड है। प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है, ये भी बात सही है कि जो एक युग्मक सेल, जो एक युग्मक होता है, जो एक गैमीट्स होता है, उसमें एक आनुवांशिक लक्षण को निर्धारित करने वाले एक जीन के जो दो वैकल्पिक रूप होते हैं, तो उनमें से एक ही सेट होता है। ठीक, तो ये भी बात सही है। फिर कह रहे हैं इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। गलत, इनमें परिवर्तन होता है। जीन में बाई चांस कोई केमिकल की वजह से या कोई फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, जीन में जो है परिवर्तन हो जाते हैं। जीन में जो न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस होता है वो अगर बदल जाए या वो प्रभावित हो जाए, तो इससे जीन नॉन फंक्शनल हो जाता है, नॉन एक्टिव हो सकता है, या वो कोई ऐसी प्रोटीन बना सकता है डिफेक्टिव होकर जो उस जीवधारी में एक असामान्य कैरेक्टर को उत्पन्न कर सकता है। इस घटना को हम उत्परिवर्तन कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा आंसर जो है इसका डी वाला सही है। कह रहे हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये गलत है, नहीं होता है। और इनमें जो परिवर्तन होता है उसको हम उत्परिवर्तन कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। ठीक, तो हमारा ये वाला आंसर जो है सही होगा। जो हमें पिक करना है, गलत पूछ रहा है तो गलत ये है, तो ऑप्शन के हिसाब से, आंसर के हिसाब से ये वाला आंसर सही होगा। देखें, कह रहे हैं डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जीनों के लक्षण, ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, डीएनए के खंड होते हैं। प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन का सेट होता है। अगला ऑप्शन देखें, अगला क्वेश्चन, व्यक्ति का लिंग निर्धारण द्वारा होता है। लिंग निर्धारण हमने बताया है मनुष्य में। देखो क्या कह रहे हैं, शुक्राणु तथा डिंब दोनों में मौजूद गुणसूत्रों द्वारा। नहीं, दोनों द्वारा नहीं होता है, शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों द्वारा। अच्छा, शुक्राणु तथा डिंब दोनों में मौजूद गुणसूत्रों माता पिता की आहार नाल संबंधी आते हैं। गलत, डिंब में मौजूद गुणसूत्र गलत। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला, कि शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्र। शुक्राणु में जो है हमने बताया था कि मेल में 2 प्रकार के गैमीट्स बनते हैं। एक ऐसे बनते हैं 23+X, ठीक है, एक टाइप का ये बनता है, और एक टाइप का बनता है n बराबर 23+Y। ठीक, और मेल में जो है सेम टाइप के बनते हैं। कल के लेक्चर में हमने ये बात हमने डिटेल में डिस्कस की थी। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर अगर नहीं देखा है तो पहले उसको डिस्कस कर लें, उसके बाद अगर आप PYQ ये सॉल्व करेंगे तो इनको सॉल्व करने का आनंद ही कुछ और है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कौन निर्धारित कर रहा है? मेल के
शुक्राणु, ठीक है, मेल के शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्र, उनमें एक्स है या वाई है। ये वाले सेम है 23-23, केवल यही लिंग को निर्धारित करते हैं क्योंकि ये लिंग गुणसूत्र है, सेक्स क्रोमोसोम्स हैं या एलोसोम्स हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगला देखें, निम्नांकित चित्र एक एकल जीव की प्रजनन क्रिया और मामूली भिन्नताओं वाली एक संतति को दर्शाता है। इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? कह रहे हैं कि एक एकल जीव है, ये एक पेरेंट है, इसने जो है जन्म किया, ये रिप्रोड्यूस हुआ, इससे दो संतति, दो ऑफस्प्रिंग का जन्म हुआ और उन दो ऑफस्प्रिंग ने फर्दर रिप्रोड्यूस अपने आप को रिप्रोड्यूस किया, तो उससे दो संतति बनी। फिर कह रहे हैं कि इसमें मामूली भिन्नताएं आ रही हैं, कुछ मामूली भिन्नताएं आ गई हैं, तो इनका क्या कारण हो सकता है? एक से दो बन रहे हैं और एक से फिर दो, एक से दो। इसका मतलब ये है कि ये जो है रिप्रोड्यूस हो रहे हैं अलैंगिक जनन के द्वारा। इनमें अलैंगिक जनन हो रहा है क्योंकि अलैंगिक जनन में एक ही जीवधारी की आवश्यकता होती है, दो की नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब ये अलैंगिक जनन है। और अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जो संतानें उत्पन्न होती हैं उन्हें हम क्लोन कहते हैं, क्योंकि ये मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अपने पेरेंट्स के सिमिलर होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं। तो यहाँ पर इनको क्लोन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिर यहाँ पे ये विभिन्नताएं क्यों आ रही हैं? ये क्वेश्चन को फ्रेम करने का उद्देश्य यही है कि ये बताओ कि ये अलैंगिक जनन है, लेकिन इसमें ये फिर विभिन्नताएं क्यों आ रही हैं? विभिन्नताएं नहीं आती हैं, विभिन्नताओं के आने का कारण है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के दौरान जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें जो पैक्टिन स्टेज में गुणसूत्रों के खंडों की जो अदला बदली होती है, जिसे हम जीन विनिमय कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर, तो उसकी वजह से विभिन्नताएं आती हैं। लेकिन यहाँ पर लैंगिक जनन तो हो नहीं रहा है, यहाँ पर अलैंगिक जनन हो रहा है, फिर ये विभिन्नताएं कैसे आ गई? तो इसका कारण हमें बताना है। देखें ऑप्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको हम चूज कर लेंगे। देखें, डीएनए प्रतिरूपण में त्रुटियां, डीएनए के कह रहे प्रतिरूपण में त्रुटियां हो गई, यानी कि जब डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो उस समय कुछ कमी आ गई। आरएनए निर्माण त्रुटियां, नहीं, ये वाला नहीं हो सकता है। प्रोटीन निर्माण में त्रुटियां, ये भी नहीं। जीन का क्रियाशील होना, ये भी नहीं। इसका राइट आंसर ए वाला ही है, डीएनए प्रतिरूपण में त्रुटियां हो गई। जिस समय डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ होगा समसूत्री कोश का विभाजन के समय, उस समय रेप्लिकेशन के दौरान कुछ एरर हो गए, उन एरर्स की वजह से क्या हो गया? ये विभिन्नताएं आ गई, जो संततियां उत्पन्न हुई, जो ऑफ स्प्रिंग जो क्रिएट हुए हैं, तो उसमें ये विभिन्नताएं आ गई। उसका कारण है डीएनए प्रतिरूपण में त्रुटियां। ठीक, अच्छा, डीएनए प्रतिरूपण में त्रुटियां हुई तो उसी वजह से जो प्रोटीन बनी, तो प्रोटीन निर्माण में भी त्रुटि हुई होगी। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो यहाँ पर अगर हमारा ऑप्शन डीएनए प्रतिरूपण में त्रुटियां है तो मेन ऑप्शन ये, अगर ये ना होता, इसकी जगह कोई और होता, तो हम प्रोटीन निर्माण में त्रुटियां चूज करते। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला होगा। ठीक है, हालांकि इसी से एसोसिएटेड ये भी है कि जब हमारे डीएनए प्रतिरूपण में त्रुटियां हुई हैं तो डीएनए के जिस भाग में त्रुटि हुई है उस भाग से जो प्रोटीन बनेगी उस प्रोटीन में भी कमी आ गई होगी, तो इसी वजह से वो ट्रेट हमारा बदल गया, नया आ गया या कुछ डिफेक्टिव आ गया। ठीक, चलिए अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। देखें अगला ऑप्शन देखते हैं, वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या थे? यानी कि मेंडल ने जो वंशागति के नियम दिए इसमें ये सफल हुए, तो इसकी उनकी सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या थे? कह रहे हैं कि उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। हाँ, ये बात भी सही है कि उन्होंने एक बार में एक ही का प्रयोग प्रारंभ में करते रहे, बाद में अलग उन्होंने फिर जब बहुत से नियम उन्होंने प्रतिपादित कर लिए, जब वो सफल होने लगे तो उन्होंने कहा कि अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कराते हैं, उसके बाद ट्राई हाइब्रिड भी कराया। लेकिन ये भी एक कारण रहा, उन्होंने ऐसे जनकों को चुना जो एक समान थे, उन्होंने ऐसे जनकों को चुना जो एक समान थे। अच्छा, उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया, उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में एक विशेष लक्षण दर्शाने वाले व्यष्टि जीवों की गणना की। डी वाला भी हमारा सही है, उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया, ये भी एक कारण है। ठीक है, क्यों? हमने कहा था कि मटर के पौधे को चुनने के पीछे क्या कारण रहे? मटर एक तो जो है एक आसानी से पौधा है, आसानी से एक वर्षीय पौधा, इसको गार्डन में बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता है, एक वर्ष में इसकी 2 बार फसलें की जा सकती हैं, जो इसके पुष्प होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, हर्माफोराइट होते हैं, यानी कि एक ही फ्लावर पर मेल और फीमेल
दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, जिस वजह से इनमें स्वपरागण भी हो सकता है और जो परपरागण है वो भी पॉसिबल है। समझ पा रहे हैं? तो उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया, ये भी कारण है। पर उन्होंने ऐसे जनकों को चुना जो एक समान थे, नहीं ऐसा तो नहीं था भाई। एक समान कैसे चुने भाई? उन्होंने जो है एक आनुवंशिक लक्षण के दो वैरायटी वाले रूप लिए। जैसे एक लंबा पौधा ले लिया तो एक बौना ले लिया। बीजों के रंग को लेके बात करें तो एक ऐसा लिया जिसमें बीजों का रंग जो था वो पीला था, एक में हरा था। अगर हम आकार को लेके बात करें तो एक में उन्होंने ऐसा लिया जिसमें गोलाकार थे, एक में झुर्रीदार थे, तो एक समान कहाँ लिए उन्होंने? ठीक है, तो इसका मतलब हमारा बी वाला आंसर गलत है। यही हमारा जो है वंशागति नियम प्राप्त करने के मुख्य कारण क्या थे? मुख्य कारण पूछ रहे हैं, एक ही हमें चुनना है। उन्होंने अपने संकलन में केवल एक बार में उन्होंने ऐसे जनकों को चुना जो एक समान थे, नहीं उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। अच्छा, एक ही ऑप्शन इसमें पिक कर रहे हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में एक विशेष लक्षण दर्शाने वाले व्यक्ति जीवों की गणना की, नहीं एक विशेष लक्षण दर्शाने वाले कहाँ? तो इसका राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, हम इसका मल्टीपल समझ रहे थे कि इसमें जो है कई सारे हैं, लेकिन हमें एक ही चूज करना है तो इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं 305 नंबर का क्वेश्चन। लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं या होती हैं? तो लिंग निर्धारण कौन करता है? लिंग निर्धारण करते हैं गुणसूत्र, और उन गुणसूत्रों को हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र या एलोसोम्स। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एलोसोम्स। ठीक, प्रत्येक जीवधारी की कोशिका में एक जोड़ी जो है लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। हमने बताया था मेल में ये एक्स वाई होते हैं, फीमेल में ये एक्स एक्स होते हैं, तो इन्हीं को एलोसेम्स कहते हैं। ये लिंग निर्धारण करते हैं। अगला कह रहे हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था? मतलब कौन से आनुवांशिक लक्षण को लेके इन्होंने अध्ययन नहीं किया था? देखिए, मटर के पौधे की लंबाई को लेके किया था, बीज की आकृति को भी किया था कि ये गोलाकार है या झुर्रीदार है, पत्तों की आकृति को लेके कोई नहीं किया था। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे मेंडल ने मटर के 7 आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया था। ठीक है, फूलों के रंग को लेकर भी इन्होंने किया था। ठीक, तो ये हमारा सी वाला इसका रॉन्ग आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें, अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें हमें सही कथन को चूज करना है कि कौन सा कथन जो है वो सही। देखें, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है। यस, ये बात तो सही है। प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट प्रोटीन होता है, नहीं ऐसा तो नहीं है। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट आरएनए होता है, गलत। प्रत्येक हार्मोन के लिए विशिष्ट गुणसूत्र होता है, गलत। तो हमारा राइट ऑप्शन ए है। अगला देखें, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अगर आप इटसेल्फ अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्वयं पहले पढ़ लें और स्वयं ऑप्शन जो है चूज कर लें, उसके बाद वीडियो को ऑन करके फिर देख लें कौन सा जो है आंसर सही है। अदरवाइज इस लेक्चर की पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड हो जाएगी, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हैं। ठीक है, दिए हुए नंबर पे आप जुड़कर जो है इस लेक्चर की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और इजीली घर पर कहीं पे भी जब भी टाइम मिले इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। इसमें पूरा लेक्चर मिलेगा, पूरा इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन कवर किया गया होगा जो हमने तीनों लेक्चर में कवर अप किया है, प्लस ये आपके पीवाईक्यू। चले, अच्छा, कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें भी गलत बताना है। मैं क्या बताना? गलत। ये ध्यान रखें, प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण निर्धारित करता है। यस, प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म में एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी, बिल्कुल बात सही है। एक युग्म होगा तो एक इस तरफ जाएगा, एक उसमें चला जाएगा जनन कोशिका में। युग्मन निर्माण के समय युग्म विकल्पी एक साथ आ जाते हैं, दो नहीं, यहाँ पे दो है, एक की जगह दो। युग्मन निर्माण के समय दो युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं, गलत। युग्म निर्माण समय अलग हो जाते हैं। जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। यस, जीन जो है गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, सी गलत। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कण मॉलिक्यूल संतान द्वारा किसी लक्षण ट्रेट की वंशागति को नियंत्रित करता है? क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर हमें पता लग जाते हैं। बहुत से ऐसे ऑप्शन है जिन बच्चों ने सही से थ्योरेटिकल पोर्शन कवर किया है। तो केवल हमारा पैतृक डीएनए, केवल मात्र डीएनए, प्रोटीन पैतृक और मात्र डीएनए डी वाला। भाई जो भी हमारे आनुवांशिक लक्षण है उनको निर्धारित करने में हमारे दोनों जनकों की, हमारे फादर और मदर दोनों की भूमिका रही है, दोनों से हमें डीएनए मिला है। तो वो चाहे पैतृक हो चाहे मात्र हो, दोनों डीएनए का योगदान है। पैतृक का मतलब फ्रॉम फादर साइड, मात्र का मतलब फ्रॉम मदर साइड।
तो दोनों से जो डीएनए आया है, दोनों से जो गुणसूत्र आए हैं, दोनों का योगदान होता है वंशानुगति को निर्धारित करने में। चलें अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखें अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन देखते हैं। प्रत्येक जनन कोश का, कह रहे हैं प्रत्येक जनन कोश का प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी और ये मात्र या पितृ मूल की हो सकती है। जब दो जनन कोशिकाएं संलयित होती हैं तो वे जातियों स्पीसीज के डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संतति में गुणसूत्रों की संख्या को सामान्य बनाए रखती हैं, सामान्य बहाल कर देती हैं। वंशागति की इस तरह की प्रणाली को में वर्णित किया गया है। मतलब वंशागति के संबंध में ये जो बात बताई गई है, बेसिक जानकारी यहाँ पे लिखी गई है, वो किसमें बताई गई है? मेंडल के प्रयोगों के परिणाम, जातियों में उत्परिवर्तन नहीं, जीवों का जाति उद्गम नहीं, गुणसूत्र संख्या मिलता नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला वाला, मेंडल के प्रयोगों के परिणाम से ये बातें सब निकल के आ गई थी कि प्रत्येक जनन कोश का प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करती है और वो या तो मातृमूल मतलब या तो हमारे मदर साइड से होगी या फादर साइड से होगी। ठीक है भाई, अगर जो गैमीट है वो अगर मेल गैमीट है तो वो मदर साइड फादर साइड से होगा, फीमेल गैमीट है तो वो मतलब फीमेल साइड से मिल रहा है। जब दो जनन कोशिकाएं संलयित होती हैं यानी कि निषेचन की बात कर रहे हैं तो दो जातियों के डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संतति में गुणसूत्रों की संख्या सामान्य बनी रहती है। प्रत्येक जीव जाति में गुणसूत्रों की संख्या सामान्य कैसे बनी रहती है? तो ये इसीलिए बनी रहती है क्योंकि हर बार अर्धसूत्री विभाजन होता है युग्मकों के निर्माण के समय और आधे आधे गुणसूत्र आके फ्यूज होके दोबारा नंबर में एक निर्धारित संख्या को मेंटेन कर देते हैं। अगर बाई चांस अर्धसूत्री विभाजन ना हो, समसूत्री विभाजन ही हो और गुणसूत्रों की संख्या इक्वल बनी रहे, तो जैसे 46 तो 92 हो गए। अब ऐसा एक कोई संतान उत्पन्न होगी जिसकी प्रत्येक कोशिका में 92 गुणसूत्र होंगे। फिर अगला, फिर जब वो संतान रिप्रोड्यूस होगी, जब वो एज अटेन कर लेगी, रिप्रोडक्शन वाली रिप्रोड्यूस होगा, तो 92 हिस्से होंगे, 92 हिस्से तो और नंबर बढ़ जाएगा। तो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों का नंबर बढ़ता रहेगा। इससे उस जीव जाति में गुणसूत्रों की संख्या स्थिर नहीं रह पाएगी। तब हम ये नहीं कह पाएंगे कि इस जाति में 2n बराबर इतने गुणसूत्र होते हैं। तब ये हम कहेंगे कि हाँ देखना पड़ेगा कि कितने हैं, इसमें इतने हो सकते हैं, इसमें इतने हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। ठीक है, तो स्थिर बनाने में, गुणसूत्रों संख्या को स्थिर बनाए रखने में अर्धसूत्री विभाजन का बहुत बड़ा योगदान है। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला देखें, अगला ऑप्शन कह रहे हैं मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? ये तो सभी जानते हैं, मेंडल ने अपने सभी एक्सपेरिमेंट्स जो है उद्यान मटर, गार्डन पी यानी कि पाइसम सटाइवम पर किए हैं। ठीक है, उद्यान मटर पर किए हैं। ठीक, अच्छा 3 नियम इन्होंने दिए हैं, यहाँ पे इसका हमने डिस्क्रिप्शन अटैच कर रखा है, इसको रीड कर सकते हैं। एक संकर संकरण विभिन्न संस्करणों की विशेषताओं ट्रेट्स वाले दो पौधों का संयोजन होता है। एक संकर संकरण, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं। विभिन्न संस्करणों की विशेषताओं वाले दो पौधों का संयोजन होता है। विभिन्न संस्करणों मतलब कितनी विशेषताओं वाले? तो 2 विशेषताओं वाले। भाई एक संकर क्रॉस कराया, जैसे हमने 2 पौधे ले लिए, एक लंबा ले लिया टॉल और एक हमने बौना ले लिया। ठीक है, और इसके लिए हमने कैपिटल टी माना, इसके लिए स्मॉल टी। तो 2 संस्करण हो गए। भाई एक ही लक्षण के 2 प्रारूप हो गए, बस यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज अलग है, यहाँ पे प्रारूप हम कह सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे प्रारूप ना पूछ के संस्करण करके पूछा गया। तो एक संकर संकरण 2 विभिन्न संस्करणों की विशेषताओं वाले 2 पौधों का संयोजन होता है। ठीक, चलें अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला देखें, मेंडल ने मटर के पौधों के अनेक प्रयासी दृश्य लक्षणों के आधार पर प्रयोग किए, उनमें से कुछ निम्नलिखित थे। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टर यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, कि कई मतलब जो है मेंडल ने मटर के पौधों पर 7 आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया, तो उसमें से दे रखे हैं निम्नलिखित थे। तो कह रहे हैं इनमें से कौन से मटर के पौधे में पाए जाने वाले अप्रभावी लक्षण है? अप्रभावी लक्षण को बताना है, रिसेसिव ट्रेट्स को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले ऑप्शन में देखो यहाँ दे रखा है झुर्रीदार। झुर्रीदार प्रभावी लक्षण है या अप्रभावी लक्षण है? तो ये कैसा लक्षण है? अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, इसको कौन निर्धारित करता है? झुर्रीदार को स्मॉल आर जीन निर्धारित करता है। छोटे और बैगनी,
ठीक है। छोटे और बैगनी क्या, यहाँ तो कुछ ही नहीं तो उसको छोड़ो अभी। गोल, गोल यानी कि राउंड, राउंड को निर्धारित करता है कैपिटल आर जो कि प्रभावी है। छोटे और सफेद, छोटे और सफेद बीज बता रहे हैं, छोटे होने चाहिए और सफेद होने चाहिए नहीं। फिर कह रहे हैं कि बैगनी, बैगनी छोटे और गोल। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि झुर्रीदार छोटे और सफेद। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर ये वाला हो नहीं सकता क्योंकि इसमें गोल शामिल है और इसमें भी गोल शामिल है, तो ये ऑप्शन हमने यहाँ से एलिमिनेट कर दिए, एलिमिनेशन मेथड लगाया हमने। जो नहीं हो सकते उनको पहले हटा दो, हमारे सामने दो ऑप्शन रह गए, झुर्रीदार, झुर्रीदार, झुर्रीदार हमने बता दिया रिसेसिव इन दोनों में से कोई होगा, छोटे छोटे। बैगनी और सफेद, बैगनी जो कलर है ये भी एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। कैसा कैरेक्टर है, बैगनी। ठीक, तो हमारे सामने कौन सा आ गया, ये सफेद, सफेद वाला रिसेसिव है, तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हमने एलिमिनेशन मेथड लगा के अपने अपने जो इसका जो राइट आंसर था वो हमने चूज कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अगर क्वेश्चन को आपने थ्योरेटिकल पोर्शन को सही से कवर अप किया है तो पीवाईक्यू में अगर कोई ऐसा भी ऑप्शन आता है जिसका आपको तुरंत राइट आंसर मालूम नहीं है तो एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड के द्वारा हम उन दो गलत ऑप्शन को हटा लेंगे जो नहीं हो सकते हैं और उनके लिए हमें 100% श्योर होना होगा कि ये नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो हमने वो दो हटा लिए, बाद बाकी जो दो रहेगा उनमें से हमने करेक्ट चूज कर लिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखें ऑप्शन क्या, अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में लक्षणों की वंशागति के नियम नीचे वर्णित किए गए कुछ तथ्यों से संबंधित होते हैं, इन तथ्यों में से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं, गलत चयन, गलत का चयन कीजिए। यानी कि इसमें एक गलत ऑप्शन है, गलत को पहचानना है। देखें, माता पिता दोनों बच्चे के लिए समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ का योगदान करते हैं, यस इट इज राइट। भाई 23 गुणसूत्र मदर से, 23 गुणसूत्र हमको फादर से मिलते हैं, तो समान समान दिए ना। ठीक है, तो कोई मतलब ऐसा नहीं कहीं से ज्यादा आ गए हो कहीं से कम आ गए, बराबर है, सही है। मतलब गलत पूछना है, गलत चयन करना है। प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में 2 संस्करण असंगत जीन होने चाहिए, ये भी बात सही है क्योंकि एक कॉपी जीन की हमें मिलेगी फ्रॉम मदर साइड, एक आ जाएगी फादर साइड से, तो ये भी बात सही है। प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में एक ही संस्करण असंगत जीन होना चाहिए, बस यही गलत है क्योंकि ये हमने कह दिया सही है तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक की बात की गई। प्रत्येक लक्षण माता और पिता दोनों के डीएनए से प्रभावित हो सकता है, तो ये भी सही। तो इसका गलत ये है, हमें गलत चूज करना है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी वाला होगा। समझ पा रहे हैं, तो ये वाला इसका जो है राइट ऑप्शन है। ठीक, फिर देखें अगला, मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोगों के अनुसार लंबेपन को बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण पाया गया। यानी कि जो टॉल है, जो टॉल कैरेक्टर है, ये जो है डॉर्फ के ऊपर कैसा है, प्रभावी है। कैसा है, प्रभावी है। इसके लिए कैपिटल टी जीन उत्तरदायी, इसके लिए स्मॉल टी, तो ये इसके ऊपर कैसा है, प्रभावी है। जब ये है तो ये इसके कैरेक्टर को, इसके ट्रेट को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है। ठीक, कह रहे हैं क्योंकि, ऐसा क्यों है, लंबेपन के लिए जीन का प्रत्येक कैपिटल टी था जबकि बौनेपन के लिए जीन का प्रत्येक टी था, ये तो कोई ज्यादा कारक नहीं है, तो हमने अपने आप से शो किया है कि ये छोटा है, इसको कैपिटल से प्रदर्शित करेंगे, इसको स्मॉल से। मटर सहित सभी जीवों में बौने जीवों की तुलना में लंबे जीव समानता अधिक पाए जाते हैं, नहीं, लंबे पौधे बौने पौधों की तुलना में आकार में बड़े होते हैं, कोई पौधा लंबा ही होगा। चौथे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें, भले ही उसके लंबेपन के लिए एक जीन युग्म विकल्पी हो या 2 जीन युग्म विकल्पी हो, तो हमारा डी वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। चौथे आंसर में ये बात कही है कि या तो दोनों हो, कैपिटल टी होमोजाइगस कंडीशन हो या कैपिटल टी स्मॉल टी ये वाली कंडीशन हो, तो दोनों ही कंडीशन में पौधा हमारा लंबा होगा। ठीक है, और जब बौना तभी होगा जब दोनों हमारे स्मॉल टी हो, तो ऐसी कंडीशन में पौधा हमारा बौना होगा। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है। ठीक है, क्या बताना है, गलत, इस बात को ध्यान रखें, गलत हमें बताना है। सभी बच्चों में 22 गुणसूत्र उनकी माँ से वंशागत होते हैं। अच्छा, बच्चों को 22 गुणसूत्र अपने माँ से मिलते हैं। अच्छा, देखें, कुछ प्राणियों जैसे घोंघे जीवन में अपना लिंग परिवर्तित कर सकते हैं, बिल्कुल बात सही है, परिवर्तित कर सकते हैं। ये घोंघों में टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। ठीक है, अगर उनके लार्वास वगैरह या उनके जो अंडे वगैरह हैं वो अगर हाई टेम्परेचर पे रहते हैं
तो उनका लिंग परिवर्तित हो सकता है। सभी मानव गुणसूत्र युग्मित नहीं होते हैं, सभी मानव गुणसूत्र युग्मित नहीं होते हैं, ऐसा तो हमने कुछ नहीं बताया भाई। मानव जाति में 2n बराबर 46 होते हैं, सभी पेयर में होते हैं, तो ये बात हमारी कैसी है, गलत है। सभी मानव गुणसूत्र युग्मित नहीं होते हैं। अच्छा, लिंग विभिन्न जातियों में विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होता है, ये बात तो सही है, अलग अलग जीवों में अलग अलग कारक होते हैं। अब चूंकि एग्जाम में ज्यादातर मनुष्य में लिंग निर्धारण पूछा जाता है, तो उसी को हमने थ्योरेटिकल पोर्शन में कवर किया है। अब यहाँ पे देखो हमारे सामने दो हमने हटा लिए, ए और सी रह गए। ए वाला कह रहा है कि सभी बच्चों में बाई गुणसूत्र उनकी माँ से वंशागत होते हैं, नहीं, माँ से वंशागत नहीं होते हैं। जैसे मान के चलो कि 2n बराबर 44 और प्लस x बाई, ये है लड़का यानी कि बॉय। ठीक, अब ये बॉय कब बना होगा, जब इसको n बराबर 22 प्लस x मिले होंगे इसकी मदर साइड से, इससे मिले होंगे मदर साइड से, और n बराबर 22 प्लस बाई इसको मिले होंगे इसके फादर साइड से। भाई फादर साइड से बाई ही तो आया होगा, ये बाई यहाँ से आ गया, ये यहाँ पे x आ गया, तब तो लड़का बना ये, ठीक है। और अगर यहाँ से भी x आ जाता तो ये लड़की होती। इसका मतलब लड़कों को बाई गुणसूत्र कहाँ से मिलता है, अपने पिता से मिलता है। बाई गुणसूत्र जो है पिता में ही पाया जाता है, माता में दोनों x गुणसूत्र होते हैं, बाई होता ही नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये वाला हमारा तब सही, इसको सही मान ले कि सभी मानव गुणसूत्र युग्मित नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिनमें मानव गुणसूत्र जो है युग्मित नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ एक ऐसी स्पीशीज है जिनमें ऐसा देखा गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में सभी में युग्मित होते हैं, ठीक। तो हमारा ये वाला ऑप्शन जो है सही होगा, इस बात को ध्यान रखें। चलिए, अच्छा, क्या एक्स गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं और बाई गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है? कह रहे हैं कि एक हमारा जो है एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु है, एक बाई वाला, क्या इनमें कोई बाहर से देखने में कोई अंतर होता है? कह रहे नहीं, उनके आकार में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन गतिशीलता में अंतर होता नहीं, गतिशीलता में भी कोई अंतर नहीं होता। हाँ, एक्स के शुक्राणु बड़े होते हैं, गलत। हाँ, बाई शुक्राणु होते हैं, नहीं नहीं, उनके आकार गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है। तो इसका डी वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्स गुणसूत्र और बाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है, ना ही उनके आकार को लेके, ना ही उनकी गतिशीलता को लेके। ऐसा नहीं कि उनकी मोटिलिटी तुम्हारे जो है कम है या ज्यादा है, कोई अंतर नहीं होता है। बाहर से देखने में भी ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें अगला ऑप्शन, देखें अगला ऑप्शन क्या कह रहे हैं। मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू कर दिया था। अच्छा, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल हुए, क्यों? मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। गलत तर्क का चयन कीजिए। इसमें आपको गलत का चयन करना है। कौन सा बताना है? गलत। हमें इसमें गलत बताना है कि गलत कौन सा है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। देखो, उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी एक विशेष लक्षण वाले जीवों की गिनती रखी थी। अच्छा, उन्होंने एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, जबकि उनमें से पहले के वैज्ञानिकों ने जीव को संपूर्ण रूप से लेकर अध्ययन किया था। हाँ, ये बात सही है कि उन्होंने एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, बाद बाकी इनके पहले से जो भी वैज्ञानिक कार्य कर रहे थे इनसे पहले, वो विभिन्न आनुवांशिक लक्षणों को लेकर अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को मिश्रित किया। हमने बताया था कि ये गणित के, मैथमेटिक्स के भी जो है नॉलेज इनको थी, और साथ ही साथ इन्होंने जो है बायो लाइफ साइंस को भी जो है पढ़ रखा था, तो इसीलिए दोनों का ज्ञान इन्होंने यूज किया। उन्होंने छोटे आकार के नमूने के आधार पर काम किया, ठीक। अच्छा, गलत पूछ रहे हैं। उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी एक विशेष लक्षण वाले जीवों की गिनती रखी थी। हाँ, ये बात भी सही है भाई, किसी एक विशेष लक्षण वाले जीवों की तो गिनती रख रहे थे। जब वो एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन कर रहे थे तो एक ही का कैलकुलेशन कर रहे थे कि इसमें जैसे हमको 230 बीज प्राप्त हुए, तो 230 में से कितने गोल थे और कितने तुम्हारे जो है पीले थे, कितने झुर्रीदार थे। इस तरीके से एक ही लक्षण को लेके वो अध्ययन कर रहे थे, तो ये भी बात सही है।
अगला डी वाला हमारा गलत है कि उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर ही काम किया। तो छोटे नमूने नहीं लिए थे, वो तो कई सारे फील्ड में वर्क करते थे, ठीक है, 200 200 1000 1000 कई सारे बीज प्राप्त करते चले गए, तो छोटा नमूना नहीं लिया था। तो इसका मतलब डी वाला हमारा गलत हो गया। गलत ही में चूज करना, तो हमारा राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक, जो राइट होगा हम वो वहां लगाए दे रहे हैं, आप समझ लीजिए। ठीक, चले अच्छा आगे बढ़ते हैं। जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधों का संकरण मटर के बौने पौधों के साथ कराया तो प्राप्त सभी संतति लंबे पौधे थे। यानी कि ये कह रहे हैं, मेंडल की प्रभावता का नियम ये बता रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, टाल प्लांट लिया, टाल का इन्होंने डॉर्फ के साथ करा दिया। ठीक है, तो F1 इनको जो पीढ़ियां प्राप्त हुई उसमें सभी कैसे पौधे हुए, प्राप्त पौधे हुए हाइब्रिड टाल। जीनोटाइप उनका क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 जनरेशन में। ठीक, वही वाले की प्रभावता का नियम यहाँ बताया गया। जब उन्होंने गोल बीज वाले पौधों का झुर्रीदार बीज वाले पौधों के साथ संकरण कराया, अच्छा, गोल बीज वाला पौधा लिया और झुर्रीदार वाले के साथ करा दिया, अच्छा, तो प्राप्त सभी संतति गोल बीज वाले थे। भाई बिल्कुल होंगे भाई, जब उन्होंने गोल वाले का क्रॉस झुर्रीदार वाले के साथ कराया है, बात तो समझ रहे होंगे। ठीक है, तो F1 पीढ़ी में संतानें सभी कैसी होंगी भाई, गोल मिलेगी, क्योंकि गोल हमारा कैसा है, प्रभावी कैरेक्टर है, ये हमारा प्रभावी है और ये हमारा कैसा है, रिसेसिव है, सीधी सीधी बात है। अच्छा, तो प्राप्त संतति गोल, यदि वे झुर्रीदार बीजों वाले लंबे पौधों का संकरण, आपको कह रहे हैं कि झुर्रीदार बीज वाले लंबे पौधों का संकरण गोल बीज वाले बौने पौधों के साथ कराते हैं तो प्राप्त संतति में पौधे किस प्रकार के होंगे। यहाँ पर ये दे रखा है, देखो यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन शुरू होता है। कह रहे हैं कि यदि वे झुर्रीदार बीजों वाले लंबे पौधों का संकरण, झुर्रीदार बीज है उसमें लंबे पौधे आ रहे हैं और गोल बीज वाले बौने पौधों के साथ करा रहे हैं तो प्राप्त संतति कैसे होंगी। अब दो कैरेक्टर लिए, अब इनमें से आप प्रभावी कैरेक्टर चूज कर लें। भाई पहला पौधा लिया जिसमें झुर्रीदार बीज थे और वो लंबा पौधा था, तो झुर्रीदार कैसा कैरेक्टर है, अप्रभावी है, और लंबा कैसा कैरेक्टर है, प्रभावी है, तो लंबा आ जाएगा। इस जनक से प्रभावी कैरेक्टर लंबा आ जाएगा। ठीक, लंबा पौधा होगा। दूसरा जो पेरेंट होगा उसमें गोल बीज और बोने बोना है, तो इसका प्रभावी कैरेक्टर कौन सा है, गोल बीज, तो गोल आ जाएगा, बोना नहीं आएगा। तो कुल मिला के लंबा एवं गोल बीज वाले पौधे प्राप्त होंगे। अब देखें यहाँ चूज कर लें कि गोल बीज वाले लंबे पौधे, इसका जो डी वाला आंसर है वो एकदम राइट है। ठीक, प्रभावता का नियम यहाँ पे लगाना, क्योंकि प्रभावता का नियम इसमें भी लगाया इसमें भी लगाया। भाई ऊपर जो इन्होंने दो बातें लिखी हैं, दो फैक्ट लिखे हैं, तो इसमें प्रभावता का नियम लगा, इसमें भी लगा, तो कह रहे हैं कि इसमें भी आप लगा दो प्रभावता का नियम और बताओ कौन सा होगा प्रभाव, मतलब जो है कौन किस प्रकार के ट्रेट वाली संतति होंगी। तो वो F1 पीढ़ी में गोल बीज वाले लंबे पौधे हमको प्राप्त होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलें अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला देखें, मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY हैं। मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY हैं, इनके बीच क्या अंतर है। भाई क्या अंतर है, कोई अंतर है बताओ, इनके आकार में कोई अंतर होता है। अच्छा, लिंग गुणसूत्र पूछ रहे हैं, कह रहे एक X है, एक गुणसूत्र हमारा X होता है, एक Y होता है, तो इनके आकार में कोई अंतर है X और Y में, तो यस बिल्कुल है, X और Y गुणसूत्र के आकार में अंतर है, लेकिन जिस युग्मक में ये है उनमें कोई अंतर नहीं है। इससे पहले जो हमने ऑप्शन सॉल्व कराया था वो मॉर्फोलॉजिकली जो है कैसे है, सेम है। ठीक, तो देखो यहाँ पर ये X है और यहाँ पर ये Y है। X का जो आकार होता है वो Y की तुलना में थोड़ा छोटा होता है, जैसे X हमने बना दिया तो Y हमारा मान के चलिए ऐसा होगा। तो देख पा रहे हैं दोनों में अंतर आ गया, तो इनके आकार में कोई अंतर नहीं होता है, गलत अंतर होता है। X गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि Y गुणसूत्र छोटा होता है, देख पा रहे होंगे। ठीक, X गुणसूत्र हमारा बड़ा है और Y गुणसूत्र हमारा छोटा है। ठीक, लेकिन Y गुणसूत्र पे जो जीन उपस्थित है लिंग निर्धारण के लिए वो प्रभावी, क्योंकि जब ये होगा तो फिर ये फीमेलनेस के लिए उत्तरदायी जीन के प्रभाव को सप्रेस कर देगा, जिस वजह से संतान जो होगी वो लड़का होगी। अगर ये नहीं होगा, दोनों X होंगे, तो बाय डिफॉल्ट लड़की का ही जन्म होगा, इस बात को ध्यान रखें। ठीक, तो दिखने में छोटा है लेकिन इसका काम बड़ा है। अगला देखें, Y सूत्र में X गुणसूत्र से अधिक जीन होते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है, हालांकि हमने डी बी चूज कर लिया करेक्ट, Y गुणसूत्र बड़ा होता है, नहीं। चलें अगला ऑप्शन देखते हैं, यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता।
अगर मेंडल F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं करते, जैसे उन्होंने प्रभावता का नियम बता पहले नियम से लगाया कि जब हमने लंबे का बौने पौधे के साथ हमने क्रॉस करा दिया, ठीक, तो F1 पीढ़ी में हमें सभी कैसे मिले, लंबे पौधे मिले, लंबे मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। तो इससे इन्होंने ये पता लगाया कि एक प्रभावी है एक अप्रभावी है, प्रभावी कैरेक्टर जिनको में होता है। तो इससे अगर ये F2 में ना कराते तो इनसे ये पता नहीं लगता कि ये जो अप्रभावी कैरेक्टर है ये नष्ट हो गया है या छिप गया है। तो जब इन्होंने F2 में कराया तो इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो अप्रभावी लक्षण होते हैं वो F1 पीढ़ी की संततियों में दब जाते हैं, छिप जाते हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं। F2 पीढ़ी में जब पुनः युग्मों का निर्माण होता है वो पुनः एक विशिष्ट रेशियो में अलग होकर उसी लक्षण वाले फिनोटाइप वाले संतान देते हैं। तो देखो ऑप्शन देखें, वह पता नहीं लगा पाते कि कौन से लक्षण प्रभावित नहीं है इससे, तो इसमें तो यही पता लग गया कौन सा प्रभावी, वह कई लक्षणों का अध्ययन नहीं कर पाते, गलत, वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं। बस यही इसका क्या है राइट आंसर जो हमने बताया। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला देखें, मेंडल ने दो प्रयोग किए, मेंडल ने दो प्रयोग किए। अच्छा, मेंडल ने मटर के लंबे पौधों का संकरण मटर के बौने पौधों के साथ कराया, मटर के बौने पौधों के साथ कराया तो प्राप्त सभी संतति लंबे पौधे वाले थे, बिल्कुल। जब उन्होंने गोल बीज वाले, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट है, ये क्वेश्चन, अरे अच्छा हाँ इधर हो गए, चलें ये देखें। मेंडल ने दो प्रयोग किए, पहला लंबे पौधों के पराग को छोटे पौधों के बीजांड के निषेचित करा लिया, ठीक, और दूसरा छोटे पौधों के पराग के लंबे पौधे के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया। यदि हम इन दोनों प्रयोगों से उत्पन्न पौधों की तुलना करें तो हम क्या परिणाम देखेंगे, देखें दोनों का हमें तुलना करना है। इन्होंने दो प्रयोग किए, एक तो इन्होंने क्या किया, लंबा पौधा लिया, एक तो इन्होंने लंबा पौधा लिया, ठीक, पहला इन्होंने प्रयोग किया उसमें इन्होंने लंबा पौधा लिया, ठीक, लंबा पौधा लिया, उसमें परागकण बन रहे थे, उस लंबे पौधे के पराग को छोटे पौधे के बीजांड के साथ कराया, छोटे पौधे के बीजांड के साथ इन्होंने निषेचन कराया, यहाँ पे इसके लिए परागकण और यहाँ पे इसके लिए बीजांड, ठीक, समझ पा रहे होंगे। तो क्या निष्कर्ष निकला कि प्रयोग वन में हमें कैसे पौधे प्राप्त हुए होंगे, भाई लंबा पौधा लिया है तो लंबा पौधे का जो ट्रेड है वो कैसा होगा, प्रयोग वन में हमको जो है कैसे मिलेंगे, लंबे पौधे वाले, लंबे पौधे उत्पन्न होंगे, ठीक। तो इससे हमने ये निकाला कि इससे लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। कैसे पौधे उत्पन्न होंगे, लंबे पौधे उत्पन्न होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये प्रभावी कैरेक्टर है ना लंबा पौधा वाला, ठीक। कुल मिला के ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इसको मेल प्लांट के रूप में लिया है और इसको फीमेल प्लांट के रूप में लिया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमा दिया गया है, मेल प्लांट लिया फीमेल प्लांट लिया। अब किसका जो है कैरेक्टर प्रभावी था, तो मेल प्लांट का था, कौन सा था, लंबे पौधे का, तो लंबा पौधा प्राप्त होगा। और इसमें इन्होंने क्या किया, दूसरे में इसको अपोजिट कर दिया, छोटे पौधे के पराग को लंबे पौधों के बीजांड के साथ निषेचित कराया, तो दूसरे में क्या हो गया, प्रयोग 2 में भी हमें लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। भाई प्रयोग 2 में भी हमको कैसे पौधे मतलब उत्पन्न होंगे, छोटे पौधों के पराग के लंबे पौधे के बीजांड के साथ, हाँ उसमें भी लंबे पौधे उत्पन्न होंगे, तो बीजांड जो इन्होंने लिया है वो तो लंबे पौधे का लिया है। अब इसको इन्होंने ले लिया है ऐसे जो है मतलब जो है प्रभावी जनक के रूप में, और इसको ले लिया इन्होंने ऐसे अप्रभावी जनक के रूप में, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी वाला ही होगा, ठीक है। समझ पा रहे होंगे इस बात को, रिवर्स कर दिया बस प्रयोग को, ठीक। चलिए अच्छा, अब ऐसा इन्होंने फीमेल लिया है कि अब ये लंबा हो गया ये छोटे हो गए, ठीक है, ये रिवर्स कर दिया है। चलें अच्छा आगे देखते हैं। अगला ऑप्शन देखें 333, मेंडल के मटर के पौधों पर प्रयोगों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही, कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है हमें कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। देखें, मेंडल ने विपरीत दृश्य लक्षणों जैसे गोल झुर्रीदार बीजों लंबे बौने उद्यान मटर के कई पौधों का उपयोग किया, बात तो सही है। उन्होंने क्या किया, ये वाला तो ऑप्शन हमारा
सही है। उन्होंने एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा लिया, उनके संकरण द्वारा संतति पौधे उत्पन्न किए और परिणामी F1 संतति में सभी लंबे पौधे थे। बिल्कुल बात सही। प्रभावता के नियम बता रहे हैं, लंबे का बौने के साथ कराया तो F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे हुए। द्वितीय पीढ़ी F2 पीढ़ी में जो कि F1 पीढ़ी के लंबे पौधों की संतति थी, सभी लंबे पौधे थे। द्वितीय पीढ़ी या F2 पीढ़ी में जो कि F1 पीढ़ी के लंबे पौधों की संतति थे, सभी लंबे पौधे थे। नहीं, सभी लंबे पौधे कहाँ थे भाई, हमको प्राप्त हुए थे 3:1 रेशियो में। भाई हमने जब ये हमको प्राप्त हुए थे F1 के रूप में। F1 पीढ़ी की संतानें यही तो थी, इनकी हमने सेल्फिंग करा दी, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इनका इन्हीं में क्रॉस करा दिया। तो इससे हमें क्या मिले थे, इससे हमें 4 पौधे मिले थे, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो इसमें 3 लंबे पौधे, एक बौना पौधा था, और इसमें कह रहे सभी लंबे पौधे थे। नहीं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। F2 संतति में लंबाई और बौनेपन के गुणों का प्रकट होना, यह इंगित करता है कि दोनों गुण F1 पौधों में वंशानुगत हुए थे। ये भी बात सही है। F2 पीढ़ी में लंबे और बौनेपन दोनों गुणों का प्रकट हो गया, यही वाली बात कही गई इसमें। जो हमको ये बता रहा है कि F1 से जो F1 की जो पौधे थे उनमें दोनों कैरेक्टर आ गए, बस एक छिपा रहा और एक अपने जो है मास्क रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें 43 नंबर, देखें क्या कह रहे हैं। गुणसूत्र किससे संबंधित है, गुणसूत्र किससे संबंधित है, समझ पा रहे होंगे। ऑप्शन है, हम यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सरल है। क्वेश्चन से नहीं, स्वयं से नहीं, श्वसन से नहीं, आनुवांशिक लक्षणों के संचरण से संबंधित है। ये डिस्क्रिप्शन अटैच है, पढ़ लें। उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमेटिड जुड़े होते हैं, ये हमने बताया था, सेंट्रोमियर। ये जो गुणसूत्र होता है, ये देख पा रहे चित्र बना है, ये जो पोर्शन देख रहे हैं इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। इस पे गुणसूत्र अटैच रहते हैं। ठीक। अगला कह रहे हैं रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। यदि एक पौधे का समजीनो जीनोटाइप स्मॉल टी टी कैपिटल आर स्मॉल आर है तो समलक्षणी फिनोटाइप होगा। तो इसका फिनोटाइप क्या होगा, स्मॉल टी टी की वजह से कैसा होगा, पौधा बौना होगा, पौने वाला चुन ले, ये हट गए, ये हट गए इन दोनों में से। और कैपिटल आर है, आर की वजह से पौधा गोल होगा, तो बौना तथा गोल होगा। ठीक। अगला है एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो एक सामान्य मनुष्य में 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एक सामान्य मनुष्य में 2 गुणसूत्र होते हैं। फीमेल में XX यानी कि होमोगैमेटिक होती हैं वो, और मेल में XY हेटेरोगैमेटिक होते हैं। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम। ठीक है, पाइसम सटाइवम, सटाइवम। ठीक, वहां पे सवाइटम लिखा है, बी वाले में है क्या, सटाइवम। ठीक, पाइसम सटाइवम है। ठीक है, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम है, और जौ का जो है जियामेज। ठीक है, जौ का नहीं, मक्का का जियामेज है। जौ का जो है हार्डियम वल्गेर होता है, यहाँ पे ऑप्शन गलत दे रखा है। मक्का का जियामेज है और जौ जो होता है उसको कहते हैं हार्डियम वल्गेर। निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के लिए कारक होते हैं। लड़की के जन्म में तो दोनों सेम होने चाहिए, XX होने चाहिए। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर जॉन मेंडल के वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। 3 सिद्धांत दिए, कौन सा सिद्धांत नहीं आता है, तो समझ पा रहे होंगे। पृथक्करण का सिद्धांत, प्रभुत्व का सिद्धांत, स्वतंत्र वर्गीकरण सिद्धांत, बायोपिक्स का सिद्धांत। अरे इसमें ये है, मतलब ये पूछा अंतर्गत आता है, अंतर्गत तो केवल यही आता है, ये 3 नहीं आते हैं। ठीक, तो वहां पे क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंट है, मतलब कौन सा आता है, तो पृथक्करण का सिद्धांत आता। 3 दिए गए तो उनमें से एक यहाँ दे रखा है, बाद बाकी ये 3 इन्होंने नहीं दे रखे, तीनों गलत ऑप्शन है। ठीक, चले अच्छा आगे बढ़ते हैं। चले अगला देखें, आनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं। कौन है आनुवांशिक सामग्री के वाहक। आनुवांशिक सामग्री यानी कि जीन को, DNA को, गुणसूत्र को कौन लेके जाता है, तो हमारे जीन लेके जाते हैं। जीन लेके जाते हैं, आनुवांशिक सामग्री वही है तुम्हारे। वैसे यहाँ पे राइट आंसर हमारे हिसाब से ए होना चाहिए। आनुवांशिक सामग्री है हमारा जीन, यानी कि गुणसूत्र यानी कि DNA। उनको लेके कौन जा रहा है, लेके जाते हैं युग्मक, तो यहाँ पर होना चाहिए जो है ए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो है बी अटैच दे रखा है। ठीक है, कह रहे हैं जीन सभी जीनों में आनुवांशिक लक्षणों के संचरण के वाहक होते हैं। हाँ वाहक तो है, लेकिन लेके जा रहा है तो वो लेके जा रहा है, आनुवांशिक लक्षणों वाहक है। सभी जीनों में लक्षण नियंत्रण एवं संचरण आनुवांशिक इकाइयों द्वारा होता है। मेंडल ने कारक जबकि जॉनसन ने जीन कहा है। चलो ठीक है, जीन या युग्मक जो है ऑप्शन इन्होंने बी माना है।
चले, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या कहा जाता है? बीज के बजाय, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से उगाने को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं टिश्यू कल्चर। क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर, पादप संवर्धन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। पौधे की प्रत्येक कोशिका में एक पूर्ण सशक्तता का गुण पाया जाता है जिसको कहते हैं टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी पौधों का वह गुण है जिसके द्वारा पौधे की प्रत्येक जीवित कोशिका, चाहे वो हैप्लॉइड हो, चाहे डिप्लॉइड हो, चाहे वो जननिक हो या वो कायिक कोशिका हो, प्रत्येक कोशिका को अगर फेवरेबल एनवायरनमेंट, उचित टेम्परेचर और पोषक तत्व मिल जाए तो वो एक नया पौधा बनाने की पूरी क्षमता रखती है। पौधे की इस गुण को हम टोटीपोटेंसी या पूर्ण सशक्तता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन अटैच है, पढ़ सकते हैं। कह रहे हैं एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? जानते हैं, 44+XX, तो ये हमारा यही वाला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है? कितने रह गए? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चले भाई, थोड़े ही रह गए। देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? टिड्डों तथा कुछ अन्य कीटों के नरों में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। टिड्डों तथा अन्य कुछ जीवों में 4, चलो उसको अभी छोड़े। किसी नर में 1 एक्स गुणसूत्र तथा 2 वाई गुणसूत्र होते हैं। मानवों में 46 गुणसूत्र होते हैं जिनमें 42 21 जोड़े अलिंग गुणसूत्र होते हैं। नहीं, ये तो नहीं है भाई। मानवों में 46 गुणसूत्र में 42 21 जोड़े अलिंग गुणसूत्र होते हैं? नहीं, 23 22 जोड़ी होते हैं अलिंग गुणसूत्र, 21 नहीं होते हैं। द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है, इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। चलो, यही बात हमारी सही है। ठीक, तो हमें बाई चांस हमें जैसे ऊपर वाले के बारे में जानकारी नहीं, ठीक है, तो हम ऑप्शन को पढ़ के जो नहीं हो सकते उनको हम एलिमिनेट करते हैं, या पढ़ते ही हमें राइट मिल गया तो इसका डी वाला जो ऑप्शन है वो कैसा होगा? सही हो जाएगा। अब ऊपर वाले में टिड्डों में और कुछ अन्य कीटों में लिंग निर्धारण को लेके बात बताई गई है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें हमें सत्य को चूज करना है। देखें, मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं जिनमें 42 21 जोड़े ऑटोसोम, 4 जोड़े लिंग गुणसूत्र। गलत। जेनेटिक शब्द जेडी वाटसन द्वारा 1906 में दिया गया। बस सही। हमने बताया था लेक्चर का, जो पहला लेक्चर गया है जेनेटिक्स का, उसमें हमने बताया जेनेटिक शब्द वाटसन द्वारा दिया गया। मेंडल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन को आनुवंशिकता के रूप में देखें। इन्होंने जीन कहा, इन्होंने तो कारक कहा। जीन को, जीन नाम जो है वो जॉनसन ने दिया 1909 में। एक डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड रंजू कोड जैसे एक घुमावदार सीढ़ी का बना होता है। अच्छा, एक डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड रंजू कोड जैसे घुमावदार सीढ़ी का बना होता है। ये बात भी सही है कि जो डीएनए अणु होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। जेनेटिक शब्द जेडी वाटसन ने दिया था। वाटसन ने ही जो है जेनेटिक टर्म दिया था, तो इसके 2 ऑप्शन राइट निकल के आ रहे हैं। ठीक, बी वाला भी है और डी वाला भी है। ठीक, तो यहाँ पर इसके दोनों निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका बी वाला भी सही है और डी वाला भी सही है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा जो है थोड़ा मिसप्रिंट है, इसके दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। जेनेटिक शब्द जो है वाटसन ने दिया था और हमारा डीएनए अणु जो होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखें, अगला क्या कह रहे हैं? मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो मानव शरीर की कोशिकाओं में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये सरल ऑप्शन है। ठीक है, बाकी हम यहाँ पर वही ऑप्शन, वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो थोड़े जटिल टाइप के हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं, जिनको थोड़ा लगाने में थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़े, थोड़ा समय अपना खर्च हो। बाकी इसमें बहुत से ऑप्शन हमने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, स्किप कर दिए हैं, जो आसानी से सॉल्व आप लोग कर सकते थे हमारे इस लेक्चर्स को अटेंड करने के पश्चात। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कुछ ले आए ऑप्शन जो है सरल टाइप के, जिनको पढ़ते ही आप इनके आंसर बता सकते हैं। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉन मेंडल। प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। भाई मेंडल के प्रयोग ही तो करते हैं, आनुवांशिकता की बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला
मानुष जाति के एक पुरुष को उसके एक्स गुणसूत्र उसके उसकी से प्राप्त होते हैं, उसके उसकी से प्राप्त होते हैं। भाई मानव जाति के एक पुरुष को बात कर रहे हैं, पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम उसके उसकी माता से प्राप्त होते हैं। भाई उसको जैसे मनुष्य के पुरुष की बात कर रहे हैं, यानी कि लड़के की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक एक्स है, एक वाई, एक एक्स मिला है मदर से, वाई मिला है फादर से। तो एक्स क्रोमोसोम किससे मिलता है? तो एक्स क्रोमोसोम माता से मिलता है। ठीक, मानवों में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? मानवों में नर युग्मक किसको भाग करके ले जाता है? भाई दो प्रकार के होते हैं, एक एक्स वाई वाला होता है, एक वाई वाला होता है। दो टाइप के शुक्राणु होते हैं, लेकिन बाहर से देखने पर मॉर्फोलॉजिकली इनके आकार में, इनकी गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है। तो मानव में नर युग्मक जो है या तो एक्स गुणसूत्र का भाग होगा या वाई का होगा एक का, दोनों एक साथ नहीं ले जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एप्लॉयड होता है। ठीक, एलील होते हैं, एलील के बारे में बताया था, एक जीन के वैकल्पिक रूप, एक ही आनुवांशिक लक्षण को निर्धारित करने वाले एक ही जीन के दो वैकल्पिक रूप एक दूसरे के एलील कहलाते हैं। जैसे ये कैपिटल टी स्मॉल टी एक दूसरे के क्या है? एलील है, क्योंकि ये एक ही आनुवांशिक लक्षण को निर्धारित कर रहे हैं, लंबाई को। ठीक, तो ये हमारे क्या हो गए? एलील हो गए। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़े। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? भाई मेंडेलियन कारक को क्या कहा जॉनसन ने 1909 में? जीन कहा। वंशानुक्रम की इकाई क्या है? जीन है। ठीक, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एसएससी लेवल के हैं, अभी तक जो क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे थे वो आरआरबी ग्रुप, रेलवे ग्रुप में पूछे गए थे, रेलवे एग्जाम्स में। अब यहाँ पे कुछ एसएससी के भी हैं। ठीक, किसी का भी एग्जाम दें, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का हो, यूपीएसआई, पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल, उसमें साइंस पोर्शन में बायोलॉजी में ये जेनेटिक टॉपिक अगर है, और सभी में होता है, जेनेटिक एक बेसिक फंडामेंटल चैप्टर है। ठीक है, तो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। भाई जो चैप्टर है जो उसमें पढ़ाया जाता है, जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसी में तो क्वेश्चन आएंगे। तो किसी भी एक एग्जाम के अगर आप क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लेते हैं तो बाई चांस आप मान के चले सबके कर लिए। सेम इधर उधर घुमा फिरा के लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ एसएससी लेवल के देखो कह रहे हैं जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? हमने बताया था जॉनसन ने किया था, सबसे सरल है। ठीक, चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहे हैं गुणसूत्रों की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्रों की खोज ध्यान रखें बाल्डेयर ने की थी। किसने की थी? बाल्डेयर ने की थी। गुणसूत्रों की जो खोज की थी वो बाल्डेयर ने की थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, गुणसूत्रों की खोज बाल्डेयर ने की थी। एसएससी सीएचएसएल 2021 का क्वेश्चन है ये। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना का प्रतिपादन किसने किया था? जानते हैं 1953 में वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए डबल हेलिकल का मॉडल प्रस्तुत किया एक्स किरण विवर्तन प्रयोग द्वारा। ठीक है, जो बच्चे बायोलॉजिकल बैकग्राउंड के हैं वो इस बात को जानते होंगे। ठीक, तो वाटसन तथा क्रिक, इस बात को ध्यान रखें, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल इन्होंने दिया था। ठीक, डीएनए का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो डीएनए या गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? हमारे कोशिका के नाभिक में, यानी कि केंद्रक में पाया जाता है। ठीक, रेबियो रक्त समूह में कुल कितने प्रकार होते हैं? ये देखो बात हमने बताई थी कि एबीओ ब्लड ग्रुप में 4 टाइप होते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। तो ये 4 टाइप के होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चले अच्छा, तो ये हमारा जो है लास्ट जो है मतलब आज के लेक्चर का लास्ट जो है क्वेश्चन था। इसी के साथ ये लेक्चर हमारा पूरा हुआ। ठीक, तो आज के लेक्चर में हमने रेलवे एसएससी में जो जेनेटिक टॉपिक है, जेनेटिक टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए अच्छे लेवल के अच्छे क्वेश्चन, हालांकि इसमें बहुत से सरल टाइप के भी थे, तो उनको हम यहाँ पे लेके नहीं लाए। वो आसानी से बच्चे सॉल्व कर लेते, तो बार बार उनको कराने से क्या फायदा, वो इजिली कर लेंगे। ठीक, अदरवाइज अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इस लेक्चर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने ही जैसे अन्य दोस्तों के साथ जो है इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें। ठीक है, मिलते हैं जल्द ही अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।